नमस्कार, ओम शांति। ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस के हिंदी टॉक सीरीज़ में मैं शांतनु भाई आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ख़ास विषय को लेकर के, भोजन। भोजन हर एक के जीवन में बहुत ख़ास होता है, ये तो आप मानते ही हैं। भोजन जन्म से लेकर के मृत्यु, मृत्यु के उपरांत तक भी भोजन हमारे जीवन का एक हिस्सा बना हुआ होता है। इसकी महत्वता जो है, इसका प्रभाव जो है हमारे तन पे और हमारे मन पे क्या होता है, ये हम थोड़ा बहुत समझते हैं। लेकिन इसकी गहराई में जाने के लिए, इसकी गहराई को समझने के लिए, आज हमारे बीच में एक बहुत ख़ास मेहमान जुड़े हैं भारत से। आइए सब मिलकर के स्वागत करते हैं डॉक्टर किंजल पटेल का। डॉक्टर किंजल पटेल काफ़ी लंबे समय से ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ जुड़े हुए हैं और वो राजयोग का अभ्यास करते हैं। लेकिन उनकी विशेषता ये है कि वो एक नेचुरोपैथ डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर किंजल और उनके कुछ साथियों ने मिल कर के भारत में, गुजरात में एक बहुत सुंदर सा नेचुरोपैथी आश्रम खोला है जिसका नाम है तपोवन, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पेशेंट्स आते हैं और आरोग्य का अनुभव करके जाते हैं। तो आज ये हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर किंजल हमारे साथ है। ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस की तरफ से डॉक्टर किंजल आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। Thank you very much. Thank you very much. अ, पहले तो आपको बहुत-बहुत थैंक्स कि आपने टाइम निकाला हम सबके लिए और हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए आपने समय निकाला। एक डॉक्टर के लिए इतना समय निकाल पाना मुश्किल होता है, आई एम श्योर एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। Once again, thank you very much for having me here with you on this talk. सबसे पहले वी विल लाइक टू स्टार्ट विद दिस वेरी सिंपल सवाल आपसे ये पूछना है कि आप कितने व्यस्त होते हैं? आपकी दिनचर्या कैसी होती है? व्यस्तता डिपेंड्स कि हम क्या चूज कर रहे हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि पेशेंट ज्यादा होते हैं तो ऑफ कोर्स बिजी रहते हैं, और पेशेंट मतलब जिसके अंदर क्वेश्चंस बहुत है, नॉलेज नहीं होता तभी इंसान पेशेंट बनता है। तो यस, जब उनको क्वेश्चंस होते हैं तो इट इज आवर ड्यूटी कि हम उनके क्वेश्चंस को क्लियर करें, उनके डाउट्स को क्लियर करें। तो कभी किसी के डाउट ज्यादा होते हैं तो बिजी ज्यादा होते हैं, डाउट्स कम होते हैं तो हम इजी होते हैं। और दिनचर्या में हम लोग भी, क्योंकि नेचुरोपैथी का नॉलेज देना इम्पोर्टेंट नहीं है। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल होना जरूरी है। तो हाँ, सुबह से एक्सरसाइज करना, जो भी नेचुरल डाइट है वो करना, थोड़ा सा वॉक, ये वो, ताकि लोगों को ज्यादा सुनाना ना पड़े। वो हमें देखे और देखकर ही समझ जाए कि अच्छा ऐसा लाइफस्टाइल कुछ अपनाना है। तो उस हिसाब से बिजी, बाकी ऐसा ज्यादा नहीं होते हैं। जब आप कह रहे थे कि अज्ञान की वजह से ही लोग पेशेंट बनते हैं, बीमार होते हैं, तो ये लाइन मुझे जी। बहुत पावरफुल लाइन लगा कि अज्ञानता ही हमें बीमारी की ओर लेके जाती है। ये अज्ञानता कई बार हमारी दिनचर्या से होती है, कई बार हमारे खान-पान से होती है और जैसे कि आज का हमारा विषय है कि भोजन का तन और मन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो शुरुआत में ये तन वाले सवाल से ही करना चाहूँगा कि आपके लाइफ में भोजन का कैसा महत्व रहा है? क्या बचपन से ही इसका महत्व रहा है या व्हाट वाज़ द स्टोरी? क्या कहानी रही है भोजन की और आपकी? मेरी और भोजन की कहानी काफी इंटरेस्टिंग कहूंगी, क्योंकि बचपन में एज आई सेड नॉलेज ही नहीं था। क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, और क्या मिला के खाना चाहिए, वो नॉलेज तो बिल्कुल ही नहीं था। तो कुछ भी अच्छा देखा तो खा लिया। क्यों? क्योंकि हम इच्छा में जीने वाले लोग हैं। मेजोरिटी अभी वर्ल्ड में सभी इच्छा से ही खाते हैं, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। दूसरा, टाइम देखकर खाते हैं कि 12 बज गए, लंच का टाइम हो गया, चलो खा लो। शाम को 6 बजे 7 बजे, चलो डिनर का टाइम हो गया, खा लो। भूख है या नहीं है उसको कोइ कंसिडर ही नहीं करता। सो आई वॉज वन ऑफ दैट दोज पर्सन कि टाइम देखकर खाया, अच्छा कुछ दिखा तो खाया, किसी ने सुनाया कि आज मैंने ये खाया तो इच्छा हुई तो वो खाया। तो एक प्रभाव से खाया, कभी भूख से नहीं खाया था। और दूसरी बात, ये भी नॉलेज नहीं था कि ओवरलोड नहीं खाना चाहिए, जितनी कैपेसिटी है पचाने की उतना खाना चाहिए। सो आई वॉज वन ऑफ द पर्सन जो हमेशा दबा के ही खाती थी। तो
यस, मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हुए उसकी वजह से। और आफ्टर नोइंग दिस नॉलेज थॉरली अबाउट नेचुरोपैथी, और बहुत सारी ऐसी बातें होती है हम पढ़ते हैं बुक्स में, वो पूरी अलग चीज होती है थ्योरी, लेकिन प्रैक्टिकली हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस रहता है बॉडी के साथ फूड का। जैसे एक ही चीज आप खा रहे हैं और मैं खा रही हूँ, तो दोनों के बॉडी पे अलग इफेक्ट आने वाला है। अच्छा, वही चीज की क्वांटिटी भी अगर हम दोनों सेम खा ले, तो आपके बॉडी में अलग इफेक्ट आ सकता है, मेरे बॉडी में अलग आ सकता है। तो ये सब नॉलेज की बातें हैं। और मैं ऐसा मानती हूँ कि बेसिक है ये चीज, क्योंकि ये बॉडी हमारा है, तो इसको कैसे चलाना, क्या देकर चलाना, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे गाड़ी होती है हमारी, तो पेट्रोल कार है, यहाँ पे पेट्रोल डीजल वर्ड यूज करते हैं, आई थिंक वहां भी वही यूज होता होगा। तो पेट्रोल कार में कभी कोई डीजल नहीं डालता, ऑल्दो वो फ्यूल ही है, लेकिन हमें नॉलेज है कि इसका इंजन इस फ्यूल के लिए नहीं बना है, या तो ये फ्यूल इस इंजन के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो क्या फूड मेरे बॉडी के साथ कंपैटिबल है, ये जानना बहुत जरूरी है इफ वी वांट अ गुड इफेक्ट ऑफ फूड ऑन अवर बॉडी। हम खाते क्यों हैं, पहले तो यही कंसेप्ट किसी को क्लियर नहीं है, या तो लोग इस बात में क्लियर नहीं है, हम खाते क्यों हैं। इच्छा है इसलिए खा रहे हैं, या इस शरीर को अच्छे से चलाना है, निरोगी चलाना है, लंबा चलाना है, और स्वस्थ माना लाइट भी चलाना है। चलो, कोई कोई लोग अच्छे खासे हेल्दी दिखते हैं लेकिन हैवी बॉडी होंगे, उनको चलने में भी प्रॉब्लम होता है। तो वो फूड का इफेक्ट है, लाइफस्टाइल का इफेक्ट है। तो क्या चेंज कर सकते हैं, तो ये चेंज सीखना बहुत जरूरी है। तो आई रियली फील कि ये बेसिक नॉलेज सबके पास होना चाहिए। अगर हमारे पास कार के लिए बेसिक नॉलेज है, तो इस बॉडी के लिए तो होना ही होना चाहिए कि व्हाट इज नेसेसरी फॉर दिस बॉडी, क्या जरूरत है इसकी। तो जैसे आप बोल रहे थे कि आप, मैं समझता हूँ, मैं खुद को भी उसमें काउंट करूंगा आपके पहले वाले किंजल में, कि हम भी जी। ऐसे ही भोजन करते हैं, जो अच्छा लगा वो खाते हैं, या फिर अच्छा लगा तो ज्यादा खा लेते हैं, या फिर किसी ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया तो मना नहीं कर पाते इसलिए भी खा लेते हैं। तो ये सब चीजों हम्म। में मैं समझता हूँ मोस्ट ऑफ अस आर देयर। आपने कब चेंज किया, और क्या, व्हाट वाज द माइलस्टोन, मतलब कौन सा ऐसा वो रीजन बना कि आपको लगा कि भाई नहीं अब तो बहुत हो गया, आई हैव टू चेंज, और वो कैसे आपने किया? वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे नंबर ऑफ इयर्स तो नहीं पता, लेकिन सम इयर्स बैक मेरा बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा ही था, लेकिन पेट थोड़ा सा बाहर आ गया, जिसको हम टमी बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स फॉर अ गर्ल वो बहुत क्या बोलते हैं, खराब स्ट्रक्चर कहेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ब्यूटीफुल दिखना है, लेकिन अच्छा, एलिगेंट, प्रेजेंटेबल हमें होना चाहिए। उस हिसाब से हमारा पेट कभी नहीं दिखना चाहिए। कहा जाता है कि लड़कियों की कमर, लड़कियां ही क्यों, देवताओं की बात करें तो श्री कृष्ण और राधे का पिक्चर कोई देखता है, तो इतना अच्छा स्ट्रक्चर उनका कर्वेचर वाला होता है, तो कमर दिखती है, पेट नहीं दिखता। तो ये सारी बातें जब हम जितने भी हमारे ग्रुप में है नेचुरोपैथ, तो वो सभी से डिस्कशन होता था, तो ये सारी बातें हम चिंतन में लाते थे कि हाँ, ये पिक्चर में हमें अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि स्ट्रक्चर अच्छा है। कितना भी खूबसूरत श्री कृष्ण का फेस हो, लेकिन स्ट्रक्चर अगर अच्छा नहीं हो ना, तो भी आधे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो यस, वो एक टमी आया तो मुझे लगा कि ये बहुत खराब चीज है। ऑफ कोर्स हमारे जो बड़े होते हैं वो टोकते भी है कि भाई कुछ करो, अभी ये खराब दिख रहा है। अच्छा, तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा डाइटिंग शुरू किया, जो अभी डाइटिंग टर्म चलता है। तो अगेन विदाउट नॉलेज किया था कि खुद को भूखा मारना। आई अडॉप्टेड स्टारवेशन रादर देन फास्टिंग। तो मेरे पास भूखा रहना और फास्टिंग करने का जो डिफरेंस है उसका भी नॉलेज नहीं था, पर मैंने किया वो। तो वेट लॉस हुआ, लेकिन जो मुझे एक मेरा फोकस था कि टमी अंदर जाना चाहिए, वो नहीं हुआ। फिर नेचुरोपैथी पढ़ा तो पता चला कि अच्छा, ये बड़ा है तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है। तो अगेन जैसे फैट होता है, वाटर रिटेंशन भी होता है, खाना नहीं पचता है तो गैस बनती है बॉडी में, वो भी एक्यूमुलेशन होता है।
वो भी नॉलेज नहीं था। अच्छा, नहीं पचा, नहीं निकला, इफ आई एम कॉन्स्टिपेटेड, तो फीकल मटेरियल भी हमारे गट्स में जमा होता रहता है, ये नॉलेज भी नहीं था। तो वो भी पता चला। अच्छा, अभी टमी को कैसे उतारूं, तो समझ में आ गया कि अंदर कुछ तो जमा है, जिसको निकालूंगी तो ये वापस जैसा है वैसा हो जाएगा। एंड इट रियली हैपेंड। जब डाइट अच्छे से किया, फास्टिंग किया, एक्सरसाइज किया, तो धीरे धीरे जो इंटरनल क्लींजिंग हुआ, उसमें ये सारी चीजें क्लियर हो गई, और अभी फ्लैट टमी है, टच वुड। तो यस, आई थिंक कोई ये ना जो कोई आपने चीज बात कही कि जो काया है वो सुंदर काया के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। हाँ। मैं समझता हूँ जितना धन कमाते हैं उतना ही धन लगा भी देते हैं काया को कायाकल्प करके रखने के लिए। लेकिन ये हाँ। जो साधारण सी बातें हैं कि भाई हम्म। अगर केवल वजन घट रहा है लेकिन काया सुंदर नहीं हो रही है तो इसके पीछे क्या कारण है, ज्ञान का होना हम्म। बहुत जरूरी है। और हाँ। ये जो आपने बीच में कहा कि भूखा रहना और उपवास करना, हम्म। स्टारविंग एंड फास्टिंग दोनों में फर्क है, दो शब्द ही अलग हम्म। है। तो ये क्या है दो हाँ, शब्द? ये शब्द बहुत डीप है। अगर हम आज लेना चाहे तो इट्स ओके, लेकिन मैं कहूंगी अगर एक अलग सेशन हो इसका, तो रियली फास्टिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कैसे करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, किस कंडीशन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि फास्टिंग सभी को ही करना चाहिए। यही यही बात मैं कह रही हूँ, एक हद तक फास्टिंग करो तो वो फास्टिंग कहा जाता है, लेकिन वो एक्सेस हो जाता है, फिर वो स्टार्विंग हो जाता है। तो एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। बॉडी की कैपेसिटी क्या है उसको हमेशा कंसिडर करना बहुत जरूरी है। तो हम्म, इफ यू आर डूइंग, अगर आप अपने बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार कर रहे हैं तो वो फास्टिंग है, लेकिन बियॉन्ड कैपेसिटी कर रहे हैं तो वो स्टार्विंग हो जाता है। हम्म। और स्टारवेशन इज नेवर हेल्पफुल। तो ये जो आपने एक सुंदर सा छोटा सा डेफिनेशन दिया, मैं समझता हूँ इन फ्यूचर कभी हम भविष्य में एक अच्छा सेशन करें आपके साथ तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन ये जो छोटा जी। सा डेफिनेशन था, सभी दर्शकों के लिए ये बहुत जरूरी है कि अपने शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए जितना हम्म। हम उपवास कर सकते हैं वो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन शरीर की हम्म। क्षमता के बाद जब शरीर खुद डिमांड करने लग जाए कि अब तो एनर्जी चाहिए, कुछ रसद पानी चाहिए, तब जरूर भोजन करना चाहिए। अदरवाइज वो जो है जी। स्टारवेशन या भूख की तरफ चला जाएगा, अत्यधिक भूख की हम्म। तरफ चला जाएगा। तो राइट। अ, जैसे आप कह रहे थे कि काया जब ठीक हो जाती है तो लोगों का मन भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। जैसे मैं खुद के लिए कहता हूँ कि जिस दिन मैं बाहर वॉक करने नहीं जा पाया या मैं थोड़ा एक्सरसाइज नहीं कर पाया, उस दिन मुझे ऐसा लगता है यार कुछ छूट गया। और जिस दिन मैं थोड़ा हम्म। कर लेता हूँ उस दिन मुझे लगता है हाँ आज तो कुछ अच्छा किया है। आई आई कैन सी कि एक्टिविटी जो है वो हमारे हैप्पीनेस से कनेक्टेड है। हम्म। लेकिन ऐसे ही भोजन भी हैप्पीनेस से कनेक्टेड है। कई लोग भोजन करते तो बड़ा हाँ। खुश हो जाते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे हम वो जो मार्जिन है उसको सेट करें कि भाई खुश है तो कुछ ज्यादा नहीं खा लो, कंपेंसेशनल ईटिंग नहीं करो। व्हाट वुड बी एन आइडियल वे टू ईट? एक आदर्श तरीका क्या होगा भोजन करने का? आदर्श तरीका अगर समझे, तो पहले तो ये समझना चाहिए कि भोजन इस शरीर की नीड है, राइट। ये शरीर बना है प्रकृति से, तो प्रकृति के अपने कुछ नियम हैं। जैसे आज मैं इंडिया में बैठी हूँ, तो इंडिया के अपने कुछ नियम हैं। इंडिया में मैं गुजरात में बैठी हूँ, तो गुजरात गवर्नमेंट ने अपने रूल्स बनाए हैं इस स्टेट के लिए। अच्छा, उसमें भी मैं तपोवन में बैठी हूँ, तो तपोवन के अपने रूल्स है, एक जगह का रूल है। ठीक वैसे ही ये शरीर बना है प्रकृति का, तो उसके नियम है। और नियम क्या है? क्षमता अनुसार ही कीजिए, उतना ही दीजिए। तो क्षमता में जब भोजन की ही बात कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड नियम क्या लगेगा? तो भूख है तभी ही खाइए, जो हमने आगे भी बात किया। बिना भूख के खाएंगे वो क्या पचेगा? पहला सवाल आप खुद से पूछिए, क्यों? आप रेडी ही नहीं थे। मान लीजिए आपके घर पे 10 लोग आने वाले हैं, आपको पहले से पता है, तो आप पूरा प्रिपरेशन करके रखेंगे, जो भी चीजें चाहिए आप ला के रखेंगे। तो 10 लोग आएंगे, आपको ज्यादा कोई लोड नहीं लगेगा।
लेकिन आप अकेले हैं, कोई प्रिपरेशन नहीं, अचानक से 10 लोग आ गए, आप हड़बड़ा जाएंगे। क्यों? कोई प्रिपरेशन नहीं है, चीजें अवेलेबल नहीं है, आप कैसे मैनेज करेंगे? एग्जैक्टली वही चीज होती है भूख लगना, माना बॉडी इज रेडी, उसने सारे एंजाइम्स जो भी चीजें रिक्वायर्ड है फूड को पचाने के लिए वो रेडी रखा है। अभी आप आने दीजिए, आई एम रेडी टू डाइजेस्ट। ये वो वाला फेज है, बॉडी का एक इंडिकेशन है कि अभी आने दीजिए, मैं काम कर सकता हूँ। तो बॉडी की इस लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग नेचुरोपैथी में यही सारी बॉडी लैंग्वेजेस कहते हैं। वैसे तो साइकोलॉजी में बॉडी लैंग्वेज का पूरा एक अलग ही कंसेप्ट है, लेकिन भूख लगना, प्यास लगना, मैं तो ये कहती हूँ स्वेलिंग आना, गैस होना, एसिडिटी होना, ये सारी बॉडी की लैंग्वेजेस है। इचिंग होना, है ना, नींद नहीं आना, पेट साफ होना या पेट साफ नहीं होना, ये सारी बॉडी की लैंग्वेजेस है जिसको समझना चाहिए। जैसे कोई इंसान डम एंड डेफ है, हमारे सामने आ जाए, हमें उसकी लैंग्वेज नहीं पता, थोड़ा बहुत हम गैस कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी लैंग्वेज को हम अच्छे से जानते हैं तो वो क्या कहता है 100% हम समझ पाते हैं। इसीलिए अगेन हम रिपीटिंग, इस बॉडी को जानिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमको वर्ल्ड के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शरीर के अंदर प्रकृति ने पूरा एक वर्ल्ड बनाया हुआ है, सच में उसको जानना चाहिए। तो खुशी और भोजन का शायद आपने क्वेश्चन किया। जी, जी। हाँ, तो ये जरूरी है कि जो भी फूड हम ले रहे हैं, एक तो वो टेस्टी होना चाहिए। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि नेचुरोपैथी मतलब फीका खाना। नहीं, फीका खाना नहीं होता है, वो टेस्टी ही होता है। हाँ, आप क्या एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको सवाल पूछूं, भाजी पाव पसंद है आपको? हाँ, मैं समझता हूँ हर एक को पसंद होगा। हर एक को पसंद होगा, राइट? अच्छा, जी। वो जो भाजी रहती है उसमें हम सारे मसाले डालें अच्छे से, सिर्फ नमक ना डालें, हुँ। आप कितनी भाजी खाएंगे? नहीं, वो तो पहले ही लोग बोलेंगे, "अरे नमक नहीं है, नमक लेके आओ।" एग्जैक्टली exactly. तो टेस्ट हम किस चीज का ले रहे हैं, बाकी उसमें सब्जियां कितनी डाली हमने। रियल में हुँ। हर सब्जी का अपना एक टेस्ट है। बहुत लोग कहते हैं मुझे लौकी नहीं पसंद, बॉटल गार्ड जिसको बोलते हैं, आई डोंट लाइक दैट। अच्छा, नहीं पसंद, आपने कभी उसको बॉईल करके खाया है? कुछ भी डाले बिना। हाँ, मैंने आप खाया है, अगर मुझे बहुत खाएंगे, पसंद है। खाए, हाँ इट्स राइट, वेरी डिलीशियस, मीठा-मीठा जस्ट अ टेस्ट फ्यू। होता है। हाँ एग्जैक्टली exactly, मीठा टेस्ट होता है, लेकिन लोगों को क्या होता है कि मीठा मतलब गुड़ जैसी मिठास होनी चाहिए, हाँ, हनी जैसी मिठास होनी चाहिए। तो ये समझना जरूरी है कि हर चीज की मिठास भी अपनी अपनी है। तो उसको आप जब उसके ओरिजिनल टेस्ट में एंजॉय करना शुरू करेंगे, तो आपके सामने कोई भी चीज है वो टेस्टी होने वाली है, और आप उसको खुशी से ही लेने वाले हैं। चीज इतनी है कि आप उसको एंजॉय कीजिए, और एंजॉय आप तभी कर सकते हैं जब आपका पूरा फोकस, जिसको हम एकाग्रता बोलते हैं, वो आपके फूड के ऊपर है। अभी कैसा हो गया है कि भोजन ले रहे हैं लेकिन बाजू में मोबाइल है, उसमें कुछ देख रहे हैं, मोबाइल किसी से चैट चालू है या वीडियो चालू है, टीवी चालू है तो न्यूज़ देख रहे हैं, या किसी का डिबेट चल रहा है, पता नहीं, सबका चॉइस अपना ही रहता है, लेकिन आप डिस्ट्रैक्टेड है, तो आपका फोकस ही नहीं है टेस्ट के ऊपर। अच्छा, ऐसे में अगर कोई चीज एक्सेसिवली टेस्टी होगी तो आप अच्छे से खा पाएंगे, लेकिन थोड़ा भी फीका होगा तो आपको तुरंत ही वो नापसंद हो जाएगा। क्यों? रियल टेस्ट पर आपका फोकस जा ही नहीं रहा, क्योंकि आपका फोकस दूसरी जगह पर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भोजन हमेशा मौन में लिया जाए। मौन माना क्या? केवल हम कुछ बोले नहीं, उसको मौन नहीं कहते। मौन तो आंखों का भी होता है, कि जो भी एक्सटर्नल चीजें हैं उन सबको छोड़ दीजिए, सारा फोकस, क्योंकि आपने टाइम निकाला है भोजन के लिए, तो पूरा टाइम उसको दीजिए, तो आप एंजॉय कर पाएंगे। और ये मेरी समझ है कि आप जब टेस्ट का आनंद लेते लेते खाते हैं तो बॉडी भी, उस जो हमारा ब्रेन है, उसको भी सिग्नल्स मिलते हैं कि क्या और कैसी चीज आ रही है, तो उस हिसाब से वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ पाता है, और तभी वो भोजन अच्छे से पचता है। सिर्फ खाना जरूरी नहीं है, खाया हुआ पचना जरूरी है, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है।
तो मेरी ये ये जो अंडरस्टैंडिंग। आपने बताया कि सिर्फ खाना ज़रूरी नहीं है, पचना भी ज़रूरी है। पचेगा नहीं तो हाँ, फिर वो जो खुशी थी खाने की वो तो पहले ही चली गई। अ, हाँ। एक चीज़ मुझे इसमें एक आपने जब बात कर रहे थे तो मुझे ख़्याल आया कि अ, कई बार लोग जो हैं वो एकाग्रता के साथ मौन में परमात्मा को याद करके भोजन करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनके दोस्त, संगी, साथी, यार बैठ जाते हैं। फिर कई बार लोग बोलते हैं बस यही तो एक मौका मिलता है जब हम एज़ अ परिवार बैठ के भोजन करते हैं। तो हुँ, कई बार ऐसा भी माना जाता है कि भई जो बातें डाइनिंग टेबल पे होती हैं वो परिवार को इकट्ठा रखती हैं। हुँ। तो क्या बातचीत भी नहीं करना चाहिए भोजन के टाइम पे या कैसे आप इसको कैसे डील करेंगे? देखिए, शरीर को कहा जाता है, आयुर्वेद के टर्म्स में थोड़ा-सा बात करूँगी, कि ये शरीर वात, पित्त और कफ से बना हुआ है। प्रकृति है ये तीनों, ठीक है? जी। तो वात माना कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, वायु और आकाश, ओके? तो जब हम भोजन करते वक़्त बातें करते हैं, तो हमारे शरीर का वायु बढ़ता है। आप देखना, पुराने जो लोग हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, हेल्थ इश्यूज़। आप अपने पीछे से पीछे की जनरेशन, मतलब दादा-दादी की जनरेशन को देखिए, तो वो लोग 80 क्रॉस कर जाते हैं ना, तो भी उनके नी रिप्लेसमेंट नहीं होते हैं, या बहुत कम लोगों के सुनते हैं हम। और अभी 40-50 एज की एज में भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको नी रिप्लेसमेंट ज़रूरी है। क्यों? शरीर में जब वात बढ़ता है तभी ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसका रीज़न है हमारी आदतें। हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। रियल में मैं कहूँ, बुफे सिस्टम, वो हमारे जो इंडिया में बैठी हूँ तो यहाँ के कल्चर की बात करूँगी। भारतीय संस्कृति में बुफे कल्चर नहीं था। नीचे ज़मीन पे बैठकर पैर फ़ोल्ड करके और खाने का सिस्टम था। तो वहाँ लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं था। जब से ये फ़ॉलो करना शुरू किया, तो बात भी बढ़ने लगा। अच्छा, खड़े-खड़े आप चुपचाप नहीं खाएँगे, आप बातें करेंगे ही। हुँ, तो वो भी एक चीज़ है जो बात को बढ़ाती है। पेन, शरीर में कहीं भी पेन है, तो 99% उसका रीज़न बात ही होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप भोजन लीजिए तो मौन में लीजिए। आप पूरा दिन तो बोल ही रहे हैं। सिर्फ हुँ, जो भी 20 या 30 मिनट आप भोजन के लिए निकाल रहे हैं, या दिन में 2 बार करके 1 घंटा जितना टाइम आप भोजन के लिए निकाल रहे हैं, तो उतना तो शांति से खाना बनता है। वो भोजन का भी हक है, मैं तो कहती हूँ, कि शांति से उसको आरोगा जाए, है ना? बाकी संबंधों को तो हम टाइम दे ही रहे हैं, जो भी संपर्क वाले हैं उनको टाइम दे ही रहे हैं। वो फैमिली टाइम ज़रूर है। आप उसको पहले ही कर लीजिए, बातचीत जो भी करनी है, पर भोजन मौन में कीजिए। करके देखिए, मैं ऐसा कहूँगी, मेरी बात मत सुनिए, आप प्रैक्टिकली करिए। 1 हफ्ता, 10 दिन, रिज़ल्ट आपको ही दिखेगा। हुँ, और दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति मौन में खाता है ना, तो उसका ध्यान जाता है अपनी क्रिया के ऊपर, कि मैं चबा रहा हूँ, पूरा चबा रहा हूँ या आधा-अधूरा चबाया है। क्योंकि कहा जाता है कि 32 बार चबाना चाहिए कोई भी चीज़। लेकिन मैं उसमें थोड़ा-सा चेंज करूँगी, 32 बार से भी अच्छा है रस करके उतारिए। क्योंकि आप कैरट कच्चा खाएँगे ना, तो 32 नहीं, आप 60 बार चबाएँगे, तब आपको फीलिंग आएगी कि हाँ, ये अभी रस हुआ, अभी मैं इसको उतारूँ। तो भोजन आप रस भी तभी कर पाएँगे जब आपका फ़ोकस होगा उसके ऊपर, और कंसंट्रेशन आप तभी कर पाएँगे जब डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, टीवी डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है, ठीक वैसे ही बातचीत भी डिस्ट्रैक्शन ही है। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हाइल यू आर ईटिंग। हुँ। तो मैं समझता हूँ सभी दर्शक जो है आज आज कम से कम इस चीज़ को ट्राई ज़रूर करेंगे और एक अच्छा अनुभव लेके जाएँगे। अगर आप डिनर करने नहीं बैठे हैं, तो ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद डिनर कीजिएगा। कम से कम डिनर करते हुए इसे मत सुनिए, क्योंकि आपको भी एक मौका देना होगा खुद को टू एक्सपेरिमेंट। एक बार प्रयोग करेंगे तभी उसका एक अनुभव मिल सकता है और एक अनुभव मिलने के बाद ही हम उसको जाँच सकते हैं कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, मददगार है या नहीं है। आपने नेचुरोपैथी पढ़ी हुई है और आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर आप उसको अच्छे से ईज़िली प्रैक्टिस कर लेते हैं। और कई बार अगर आप हमारे इस तरफ आकर के देखें, तो ना तो हम नेचुरोपैथ हैं, ना हमारे साथ रहने वाले नेचुरोपैथ हैं।
और हम में से किसी को भी भोजन कैसे बनना चाहिए, कितना पकाना चाहिए, कितना किस तरीके से पकाया जाए, किन चीज़ों को मिलाया जाए, इस सब का ज्ञान नहीं होता है। तो जब हम ऐसे एक सिचुएशन में रहते हैं कि जब हमारा पूरा ज्ञान नहीं है भोजन से संबंधित, ना आसपास में कोई लोग हैं, तो मजबूरी ही है कि जो भी है उसका ही हम सेवन करेंगे। तो ऐसे मजबूरी में क्या आपको लगता है कि एक राइट वे ऑफ थिंकिंग कैन हेल्प, मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि शुरुआत हम विचारों से करें एंड धीरे धीरे जब चेंजेस आएगा आएगा, या क्या, या शुरुआत ही हमको फूड से ही करना है चेंज? इजी कैसे बनाएं इस प्रोसेस को? अच्छा, इस प्रोसेस को इजी हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे आपने कहा कि नॉलेज नहीं है, ठीक है। मैं एक एक ही लाइन में इसको कंक्लूड कर दूंगी। नॉलेज नहीं है तो क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं फंक्शन में गए हैं, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारी चीजें बनाई होगी नेचुरली, क्योंकि ट्रीट करना है गेस्ट्स को। तो सपोज 10 आइटम्स, 10 वैरायटीज बनी हुई है। अच्छा, मैं 10 चीजों को खाने जाऊंगी तो खिचड़ा हो जाएगा ना। कहाँ? हम्म। पेट में। 10 चीजों को पचाने के लिए बॉडी को कितना मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 10 का टाइप अलग अलग है ना। एक प्रैक्टिकली भी सोचे, एक बोल लीजिए, उसमें 10 चीजों को मिलाइए, कितना वो एलिगेंट रहता है आंखों के लिए खाने में। हम कहेंगे नहीं, वी वुडंट लाइक दैट, राइट। ठीक वैसे ही शरीर को भी वैसा ही लगता है कि ये इन्होंने डंप किया है, अभी मुझे उसको फिगर आउट करना पड़ेगा कैसे करूं। तो इजी वे ये है कि 10 चीज में से आप कुछ 2 या 3 चूज कीजिए और वही लीजिए, है ना। जैसे एक जनरल चीज, 3 कैटेगरीज, फूड कैटेगरीज है। एक है मिल्क, दूसरा है फ्रूट, एंड तीसरा है ग्रेन्स यानी अनाज। दूध, फ्रूट और वेजिटेबल्स अनाज। को भी आप फ्रूट में ही काउंट करेंगे? वेजिटेबल्स को हम अनाज के साथ ले जाएंगे। ओके। अनाज नहीं है, लेकिन हम वेजिटेबल्स ऐसे ही नहीं खाते, उसको अनाज के साथ ही खाते हैं। तो हम्म। इन तीनों को आप अलग रखिए। एक सिंपल, चलो ये आपने क्वेश्चन किया, बहुत लोग टोमेटो की ग्रेवी के साथ मिल्क की कोई प्रोडक्ट भी खाते हैं, स्वीट है, मोस्टली स्वीट सी बनती है मिल्क से। तो एक बोल में आप टमाटर और मिल्क मिक्स कर दीजिए। अभी मैं आपको बोलूं कि आप ले लीजिए, आप खाएंगे उसको? नहीं। बैड कॉम्बिनेशन, नो। हम्म। लेकिन पेट में वो चला जाए तो वी डोंट केयर, क्यों? दिखता नहीं है कि अंदर क्या होने वाला है, तो हम निश्चिंत होके वो चीजें खा लेते हैं। बट नहीं खाना चाहिए। जैसे मिल्क एंड फ्रूट मैंने कहा, फ्रूट सैलेड, हु डजंट लाइक, सबका फेवरेट होता है, राइट। लेकिन आप फ्रूट सैलेड बनाकर बाहर रखिए, कितना टाइम वो रहेगा अच्छा फ्रेश खाने लायक? वो ब्लैक ब्लैक पड़ने लगता है। पड़ने लगता है, फिर भी कितने घंटे वो रहता है? मैं समझती हूँ 2 घंटे या मैक्सिमम। मैक्सिमम। या फिर क्या हो जाता है? रस निकलने लगता है उसमें से, इट बिकम सॉगी, मतलब पानी पानी हो जाता है। है ना, बिगड़ जाता है वो। हम्म। एक एक जनरल टर्म में हम बात करें तो बिगड़ जाता है, फिर हम्म। हम कंज्यूम करना चाहे हम नहीं करेंगे। कोई ऑफर करेगा प्यार से तो भी हम नहीं खाएंगे, क्यों? ये खाने लायक नहीं है, ये समझ है हमारे पास। अच्छा, उसी फ्रूट सैलेड को आपने फ्रिज में रखा, तो शायद सुबह का बना आप शाम को भी खा लेंगे, क्यों? ठंडी जगह पर वो रहा, इसलिए अभी भी थोड़ा अच्छा है। बट आप सोचिए, खाने के बाद वो पेट में ज्यादा गर्मी में जाने वाला है। दूसरी बात, आपने आज खाया है, वो बाहर कल निकलेगा, तो पता नहीं कितने घंटे वो आपके बॉडी में रहने वाला है। अगर 2 घंटे में वो बाहर बिगड़ रहा है, तो अंदर वो साबुत तो नहीं रहेगा ना। उसमें से टॉक्सिन्स बनेंगे ही बनेंगे, क्यों? दोनों आपस में विरुद्ध है। और वही विरुद्ध आहार के से बने हुए टॉक्सिन्स सारे बॉडी में घूमते हैं। ऐसे ही स्किन प्रॉब्लम्स, ये वो अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे रॉन्ग कॉम्बिनेशंस हमारे अंदर चले जाते हैं जो नहीं जाने चाहिए। जैसे बहुत लोग, पता है कि दूध और दही एक साथ नहीं लेने चाहिए, लेकिन कड़ी और खीर कभी कभी खा लेते हैं।
या कढ़ी और दूध से बना हुआ हलवा खा लेते हैं, या फिर रायता है उसके साथ कोई मिल्क की स्वीट खा लेते हैं। तो भले उसका थोड़ा सा फॉर्म चेंज हुआ है, लेकिन मिल्क मिल्क ही है, कर्ड कर्ड ही है। दोनों साथ में जाएंगे तो वो अपना इफेक्ट तो देंगे ही देंगे बॉडी के ऊपर। इसलिए जितना हो सके आप अपनी प्लेट में जो भी पसंद की दो तीन चीजें हैं उस पर फोकस कीजिए और वही खाइए, बहुत ज्यादा मिक्स करके मत खाइए। ये एक काइंड एडवाइस है मेरी। जितने भी लोगों से मैं मिलती हूँ मेरी यही एडवाइस रहती है, 2 से 3, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। हम्म। वैसे तो जनरल मेन्यू में गुजराती या इंडियन मेन्यू में भी हम देखें तो दाल चावल राइस एंड सॉरी दाल चावल सब्जी एंड रोटी, ये चार एक फुल डिश कहा जाता है। तो अगेन मैं ये कहूंगी कि दो अनाज भी मिक्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि अभी सभी की लाइफ है ना सेडेंटरी हो गई है, ज्यादातर हम्म। बैठ के ही काम करना होता है, इतना हार्डवर्क नहीं है जितना पहले हुआ करता था। तो राइस एंड गेहूं, व्हीट, दोनों को मिक्स करने से अच्छा है आप कभी राइस खाइए कभी रोटी खाइए। हम्म। अगेन अभी मल्टीग्रेन आटे का भी एक कंसेप्ट चल रहा है कि बहुत हेल्दी बहुत हेल्दी, 5 प्रकार के अनाज उसमें मिक्स करते हैं। तो मैं कहूँगी पांचों क्यों खाने हैं, तो कहेंगे बेनिफिट्स के लिए। तो आज आप गेहूं खाइए, कल ज्वार खाइए, परसों बाजरा खाइए, नेक्स्ट डे मकाई खाइए। गुण ही लेना है ना, अलग अलग खाएंगे तो भी बॉडी को मिलने वाला है। उसको सेपरेट रखिए, क्योंकि हर एक का डाइजेशन का टाइम अपना अपना है, अलग अलग है। बॉडी को ज्यादा कंफ्यूज करके लोड मत दीजिए। हम्म। जहां पर बात वो- कंफ्यूजन की आती है, मैं समझता हूँ हम में से कोई भी बॉडी की कंफ्यूजन पे कभी सोचता नहीं, हम हमेशा मन की हम्म। कंफ्यूजन पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं। और हम्म। मन की कंफ्यूजन जब ज्यादा होती है तब भी लोग ज्यादा भोजन करते हैं, मैंने देखा है। क्या हम्म। पकाएं क्या खाएं, एक कंफ्यूजन के तहत वो भोजन करते हैं, और वो भोजन से फिर से मुझे लगता है कि कंफ्यूजन बढ़ता है। तो हम्म। हमारा जो ये ध्यान है मन के कंफ्यूजन के ऊपर, इस पे भी भोजन मदद करता होगा, क्योंकि मेरे पे तो करता है। मैंने ये देखा है कि जब मैं ज़्यादा शांत हूँ, तब मैं बहुत सारा कुछ खाने का प्रयास नहीं करता हूँ, और जब मैं थोड़ा हम्म। जल्दबाज़ी में हूँ, हड़बड़ी में हूँ, तो मैं बहुत चीज़ें खा लेता हूँ। तो ये मैंने हम्म। अपने लाइफ़ में एक पर्सनल कनेक्शन देखा है, भोजन का मेरे मन की स्थिति के साथ, या वाइस वर्सा मन की स्थिति का भोजन के साथ। आपने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? बहुत ज्यादा। भोजन और मन की अवस्था से पहले मैं एक पॉइंट थोड़ी सी शेयर करना चाहूंगी, कि शरीर का मन के साथ तो एक गहरा कनेक्शन है ही, मन के आधार से ही ये शरीर चलता है। तो जब शरीर के अंदर किचड़ा या कचरा कहूंगी, टॉक्सिन्स ज्यादा होते हैं, तो मन कभी भी पॉजिटिविटी में नहीं रह सकता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, कि जब जो मैंने आगे कहा कि टमी था, डेफिनेटली वो टॉक्सिन्स थे। तो वो ऐसा टाइम था जब कोई सामने आएगा, कोई व्यक्ति इंसान सामने आएगा, डेफिनेटली सभी के अंदर गुण और अवगुण दोनों ही होते हैं, लेकिन वो ऐसा फेज था जब मैं अवगुण ज्यादा दिखती थी, मीनिंग हुँ। नेगेटिविटी मुझे ज्यादा दिखती थी। आज भी दिखती है, लेकिन फोकस नहीं जाता है। आज फोकस वर्च्यूज पर ज्यादा जाता है, उनके गुणों पर ज्यादा जाता है। क्यों? क्लीनिंग हो गया। बॉडी के अंदर कचरा होगा तो मन में कचरा आना ही है, ये डायरेक्ट कनेक्शन है दोनों का। इसलिए बॉडी को भी क्लीन कीजिए अगर मन से लाइट रहना है तो, है ना। आपके पास अगर कोई कार है, आप उसको ड्राइव कर रहे हैं, स्मूथ है, तो आपको अच्छा लगेगा ड्राइव करना। लेकिन कभी कभी अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, वो एक साइड खींचती है, आपको ड्राइव करने में मजा नहीं आएगा। भले ना आपने 1 करोड़ की गाड़ी ली होगी, लेकिन अगर वो आपको हैवी लगती है ड्राइव करने में, तो वो महंगी चीज भी आपको सुकून नहीं दे सकती। इसलिए इस बॉडी को क्लीन और प्रॉपर अलाइनमेंट में रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्लीनिंग फर्स्ट आता है, और क्लीनिंग में डाइट का बहुत बड़ा रोल है, एक्सरसाइज का, लाइफस्टाइल का, नींद का, श्रम का, मैं कहूंगी पसीने का भी उतना ही रोल है। और दूसरी चीज सबसे बड़ी, वो है मानसिक अवस्था।
तपोवन में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, नेचुरोपैथी सेंटर वर्ल्ड में बहुत है, हमारा भी है। कहीं भी जाएंगे ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगी, डाइट आपको मिल जाएगा। हमारा मेन फोकस रहता है मानसिक अवस्था के ऊपर, क्योंकि इस शरीर को चलाने वाला मन है। अगर ड्राइवर खुद ही ठीक नहीं है, वो गाड़ी हम्म। कैसे ठीक चलाएगा? 1 करोड़ की गाड़ी भी अगर मुझे अच्छे से चलानी नहीं आएगी, तो मैं कहीं ना कहीं ठोकूंगी, है ना। रास्ता अगर खराब होगा तो मैं खड्डे में से भी ऐसे ही जाने दूंगी। बट अगर मैं अच्छी ड्राइवर हूँ, तो मैं खड्डे भी देख के उसको चलाऊंगी और अपनी गाड़ी को सेफ रखूंगी। तो सारा जो आधार है वो गाड़ी के ऊपर नहीं है, सारा आधार मन के ऊपर है, ड्राइवर के ऊपर है। तो मन को लाइट रखना बहुत जरूरी है, और मन को लाइट रखने के लिए आपका डाइट लाइट होना बहुत जरूरी है। आप अगर ऐसा खा रहे हैं जो पच तो गया बट निकला नहीं, जमा हो गया, हैवी फील हुआ, तो उसका इफेक्ट तो माइंड पे आएगा ना। शायद आपका अनुभव भी होगा, किसी दिन फॉर एनी रीजन आपका पेट साफ नहीं हुआ सुबह, तो पूरा दिन जैसे अनईजी फील होता है। कुछ भी करने में कोई उमंग, उत्साह, रुचि, इंटरेस्ट नहीं रहता है। क्यों? आज क्लीनिंग नहीं हुआ है। ध्यान आप बार एक बार पेट की तरफ टॉक्सिक जाएगा। हाँ, आप एक टॉक्सिक लोड लेकर घूम रहे हैं, तो वो आपको बहुत डिस्कम्फर्ट फील कराता है। इसलिए ये दोनों तो आपस में बहुत ही कनेक्टेड है। हम्म। तो जैसे मन और तन आपस में कनेक्टेड है, और आपने बहुत हम्म। सुंदर तरीके से बताया कि भोजन जो है वो न केवल तन पे प्रभाव डाल रहा है लेकिन मन पे भी प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि तन और मन दोनों कनेक्टेड है। तो गाड़ी का जो फ्यूल है वो केवल गाड़ी को अच्छा नहीं महसूस करा रहा है, उसको नहीं ठीक रख रहा है, लेकिन जो ड्राइवर है उसको भी एक अच्छा फीलिंग देता है जब वो ड्राइविंग कर रहा है। यहाँ हम्म। पर एक और छोटा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके पर्सनल स्टोरी में या आपके किसी ऐसे पेशेंट की स्टोरी में आपने कुछ ऐसा देखा हो जहाँ पर मन का जो प्रभाव है वो उनके परिश्रम में या उनके रेजोल्यूशंस में उनको मदद करता है, या भोजन का ये जो इम्पैक्ट है तन और मन पे, ये आपने पर्सनली देखा है, रिमार्केबली देखा है कहीं? ऐसे तो बहुत सारे केसेस है। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ पहले, टू टू गिव द आंसर। भोजन का बॉडी पे क्या इफेक्ट है वो जानना है ना, तो आप रोगियों का शरीर देखिए, जिसको शरीर में कोई रोग है, तभी इजीली समझ में आता है कि भोजन का रियल में बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है। जैसे कि किसी किडनी या लिवर के पेशेंट को आप सॉल्टी खाना खिला दीजिए, एक बार नहीं, लगातार 2-4 दिन खिलाइए। जिनको ऑलरेडी ये ऑर्गन के डैमेज की वजह से थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग रहती है, आपको तुरंत इफेक्ट पता चलेगा कि सॉल्ट का बॉडी पे इफेक्ट क्या है। हम्म। अच्छा, एक आर्थराइटिस वाले पेशेंट को आप बासी खाना खिला दीजिए और नेक्स्ट डे उसकी हालत देखिए। उसको खट्टा खिला दीजिए, नेक्स्ट डे उसको पूछिए कि पेन कैसा है या स्टिफनेस कैसी है। इन तो सवालों से डायरेक्ट पता चलता है कि केवल शरीर ही नहीं, मन पे भी प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि अगर किसी को कोई रोग नहीं है, मतलब बॉडी की एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, जो बाहर निकालने की क्रिया है टॉक्सिन्स को, वो अच्छे से चल रही है। हम्म। इसलिए समझ में नहीं आता कि कोई चीज मैं खा रही हूँ या खा रहा हूँ तो उसका एग्जैक्टली बॉडी पे इफेक्ट क्या आ रहा है। लेकिन एक रोगी को पूछिए, वो इतना सा चखेंगे तो भी इफेक्ट आएगा। क्यों? हम्म। सिस्टम उतना ठीक नहीं है जो चीजों को बाहर फेंक सके। ये इसलिए बहुत भोजन का, खूबसूरत एग्जाम्पल था आपका, सच में। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे खुजली है, किसी को कोई एलर्जिक है, आप उसको थोड़ा सा चखा दीजिए। बहुत लोग बोलते हैं मैंने सिर्फ चखा है। जैसे मैंने अभी मिल्क और फ्रूट की बात की, है ना। खाना खाया है, मैंने ग्रेन्स भी कहा, ये तीनों अलग कैटेगरीज है, फ्रूट, ग्रेन्स और मिल्क। इन तीनों को मत मिलाइए। अच्छा, मैंने फुल मील खाया है, फिर बहुत लोगों को ऐसी हैबिट होती है बाद में फ्रूट खाएंगे। अच्छा, किसी को है कि मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन अभी मुझे फोर्स किया कि थोड़ा सा चख तो लीजिए, बहुत स्वीट है, तो मैंने चख लिया। मैं सोचती हूँ मैंने चखा, बॉडी को नहीं पता कि इसने चखा है, सिर्फ उसको हम्म। पता है कि ये दोनों चीज आ गई है और मिल गई है।
इजी है समझना ये ये कि मेरे लिए बॉडी तो के बहुत इजी पास है, और ये मैं समझता हूँ हमारे दर्शकों को भी ये चीज बहुत ही रोचक भी लग रही है, बहुत आई ओपनिंग भी लग रही है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत गहरी बातें हैं कि अ, हम हमारी अज्ञानतावश क्या-क्या नहीं कर लेते हैं खुद के साथ, अपने शरीर के साथ, और उसका प्रभाव फिर मन पे पड़ता है। एक को सुधारने के चक्कर में हम दूसरे को बिगाड़ देते हैं, और ये जो अ, मैं कहूँगा एक द्वंद चल रहा होता है मन और तन के बीच में, उसका एक हम्म, बहुत सुंदर इलाज जो है वो भोजन के द्वारा हो सकता है। और जहाँ तक सॉरी डॉक मैं थोड़ा सा जी, इंटरप्ट कर रही हूँ। जी। एक पॉइंट आप बहुत अच्छी बोले अभी कि एक को सुधारने में हम दूसरा बिगाड़ देते हैं। तो नेचुरोपैथी में क्या होता है, सभी को ऐसा ही है कि नेचुरोपैथी में जाएंगे तो वेट लॉस हो जाएगा, हम सुकले सुकले हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत लोग इसको फॉलो करना नहीं चाहते। हुँ, लेकिन मेरा हमेशा क्वेश्चन रहता है, आप क्यों आए हैं? कोई प्रॉब्लम लेकर आए हैं? तो पहले वो ठीक करना आपका प्रायोरिटी है, या वेट को मेंटेन करना या बढ़ाना आपकी प्रायोरिटी है? यू शुड ऑलवेज चूज द प्रायोरिटी। मुझे अपने बॉडी में क्या चाहिए फर्स्ट नंबर पे, लुक या ईज? ईज और डिसीज को भी समझना बहुत जरूरी है। हुँ, 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 जैसे हम बोल देते हैं डिसीज, ये डिसीज है वो डिसीज है, अच्छा कैंसर है तो डिसीज है, डायबिटीज है तो डिसीज है। डिसीज माना क्या? इट इज मेड ऑफ टू थिंग्स, डिस ईज। आपको बॉडी में क्या चीजें इजी नहीं फील करा रही है? जैसे किसी को एसिडिटी होगी, आप इजी फील नहीं करेंगे, तो मैं तो उसको भी डिसीज कहूंगी, हुँ, है ना? स्वेलिंग है आपको फीट में, सपोज तो आप चल रहे हैं बैठे हैं, आपको टाइटनेस फील होती है, यू आर नॉट फीलिंग इजी, तो वो डिसीज है। ऑल्दो हुँ, इट इन सबको सिम्टम्स कहा जाता है, बट स्टिल मैं कहूंगी इसको आप डिसीज के रूप में लेंगे तो फोकस करेंगे कि ये नहीं होना चाहिए मेरे बॉडी में, तभी आप वर्कआउट कर पाएंगे उसके ऊपर। हुँ। सॉरी टू इंटरप्ट। नहीं, 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 बट इट इज़ राइट थिंग दैट आपने जो मेंशन किया कि जो डिज़ीज़ है, ईज़ से हम जब दूर हो जाते हैं, दैट इज़ डिज़ीज़, हम्म, और ईज़ जो है इट इज़ देयर अगेन इन द माइंड। मन में अगर हम फ़ील कर रहे हैं, फीलिंग अगर हमें हो रही है, ये अनुभव कर रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करना भी हमारी ज़िम्मेवारी है। ये हमारी हम्म, प्रायोरिटी में होना चाहिए, हमारी सबसे ज़्यादा बेशकीमती कुछ नेक्स्ट कदम जो हम लेते हैं हमारे एवरीडे लाइफ़ में। जैसे हम भोजन करेंगे, ये हमारा एक प्रायोरिटी होता है। लोग चाह कर के भी कितने भी व्यस्त हों, वो भोजन के लिए समय ज़रूर निकालते हैं, क्योंकि भोजन उनका प्रायोरिटी होता है। लेकिन सही भोजन करना, ये प्रायोरिटी बनाना, ये बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ ये बहुत और अच्छा सुनाया आपने। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आज हमारे दर्शक सुन रहे होंगे, उनको बहुत कुछ मिला है आज के कन्वर्सेशन से, आज की बातचीत से। बट डॉक्टर किंजल, डेफ़िनेटली हम चाहेंगे कि आप हमसे बार-बार मिलते रहें। लेकिन जैसे कि हमारा एक छोटा-सा ये कहेंगे प्रोसेस है कि जो भी हमारे गेस्ट होते हैं, वो अपना प्रैक्टिस हमारे साथ शेयर करते हैं। वो अपने मेडिटेशन प्रैक्टिस, वो किस तरीके से मेडिटेट करते हैं, वो हमारे साथ शेयर करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे साथ हमारे दर्शकों को एक मेडिटेशन प्रैक्टिस कराएँ। श्योर। सबसे पहले मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, और कंसंट्रेशन के लिए डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। तो एक तो डिटैचमेंट फिजिकल होता है और दूसरा साइकोलॉजिकल होता है। तो फिजिकल होना कभी कभी इम्पॉसिबल होता है क्योंकि हम भीड़ में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। लेकिन हमारी हमेशा ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि सबके बीच में रहते, आवाज में रहते हुए भी हमारा मन से डिटैचमेंट हो, तो हम रियल में मेडिटेट कर पाते हैं। तो हम अभी वही प्रैक्टिस करेंगे एज यू सेड। तो लेट्स स्टार्ट। आई विल गिव अ कमेंट्री। ओके, अगर आपको अच्छा लगे तो आंख बंद कर सकते हैं, आंख खुली भी रख सकते हैं। आई पर्सनली प्रैक्टिस विथ माई आईज क्लोज्ड, तो मैं वही फॉलो करूंगी। Okay. सबसे पहले अपने शरीर को
एकदम हल्का और ढीला छोड़ दे। निरोगी काया उसे ही कहते हैं जब शरीर का कोई अंग महसूस ना हो। महसूस तब होता है जब कहीं दर्द या भारीपन होता है। इस समय महसूस कीजिए कि मेरा शरीर एकदम लाइट है। ना कोई दर्द है, ना कोई भारीपन है। एक एक अंग के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए कि मेरा हर एक अंग कितना लाइट है। ये शरीर लाइट इसलिए है क्योंकि इसको चलाने वाली मैं एनर्जी लाइट हूं। मेरा मन लाइट है। मैं मन से लाइट इसलिए हूं क्योंकि किसी भी बात का बोझ मैं मन पर नहीं रखती। मैं हर बात का चिंतन करती हूँ, चिंता नहीं करती। इसलिए मेरे मन के ऊपर कोई बोझ नहीं है। चिंतन करना अर्थात सॉल्यूशन निकालना, और चिंता करना अर्थात कंफ्यूज होना क्वेश्चंस के साथ। हम सभी किसी ना किसी सुप्रीम एनर्जी को मानते हैं। इस समय हम उसी सुप्रीम एनर्जी के साथ खुद को जोड़ेंगे मन से, क्योंकि मेरी एनर्जी का स्रोत या सोर्स वही है। दिल से सुबह जब हम नहाते हैं उसके बाद उसको याद करते हैं तो ऊर्जा महसूस होती है क्योंकि हमने कनेक्शन जोड़ा। इस समय भी मेरा मन से उस सुप्रीम एनर्जी के साथ कनेक्शन है। मैंने उसे देखा नहीं है, लेकिन मैं मानती हूं कि वह लाइट है, प्रकाश है, ऊर्जा का प्रचंड स्रोत है। और जब मैं उसे प्यार से याद करती हूँ तो उसकी ऊर्जा मेरे भीतर समा जाती है और मैं शक्तिशाली बन जाती हूँ। मेरे अंदर उमंग और उत्साह भर जाता है। भारीपन तभी लगता है जब उमंग और उत्साह नहीं होता। मैं उमंग और उत्साह से भरपूर एक एनर्जी हूँ जो इस शरीर को चलाती हूँ। इसीलिए मेरा शरीर एकदम लाइट है। महसूस करें मेरी सांसों की क्रिया एकदम नॉर्मल है, ना बहुत तेज ना बहुत स्लो। मेरे भीतर ना कोई डर है, ना कोई नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी बाहर नहीं है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तभी वो एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट होती है। मैं तो हूं ही पॉजिटिव एनर्जी, और मेरा इस शरीर के साथ कई सालों से रिश्ता है। ऐसी कोई सेकंड नहीं जो मैं इस शरीर से जुदा हुई हूँ। इसलिए हर घड़ी मेरी एनर्जी इस शरीर को मिलती रहती है और ये शरीर चार्ज होता रहता है। मुझे चार्ज करना अच्छा लगता है,
इस शरीर को भी और मेरे संबंध संपर्क में आने वाले सभी को भी। मैं प्यार बांटती हूँ, अर्थात मैं चार्ज करती हूँ। मैं किसी को उमंग उत्साह में लाती हूँ, अर्थात मैं चार्ज करती हूँ। जब हम किसी को चार्ज करते हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ती है, ना कि घटती है। ये मेरी डेली प्रैक्टिस है। इसलिए उस सुप्रीम एनर्जी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स है, जिसने मुझे ये कला सिखाई है। डीप ब्रीदिंग के साथ हम अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर किंजल, थैंक यू सो मच। आपने न केवल मन की एनर्जी को भी बढ़ाया, लेकिन हमारे ज्ञान को भी बढ़ाया, ताकि हम हमारे तन की एनर्जी का भी ध्यान रख सकें। और मैं समझता हूँ जितने भी हमारे श्रोता साथी दर्शक सुन रहे हैं, वो ज़रूर आपके द्वारा दिए गए छोटे छोटे टिप्स को याद रखेंगे और भोजन लेते समय चूज करेंगे कब खाना है, भूख लगा है तो रिस्पॉन्ड करेंगे, प्यास लगा है तो रिस्पॉन्ड करेंगे। ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपने हमारे साथ आज शेयर की। हम उम्मीद करेंगे दोबारा कभी आपसे जुड़ सके और भी बातें कर सके। जाते जाते अगर आपको कोई एक मैसेज देना हो हमारे सभी साथियों के लिए तो प्लीज। मैसेज एक खास जो अगर मुझे देना है तो भोजन आवश्यकता अनुसार लीजिए, इच्छा अनुसार नहीं। जब इच्छा और आवश्यकता में फर्क करना सीख लिया तो आप रोगी नहीं रहेंगे। ये स्मॉल लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम्म, इच्छा और इसके ऊपर आवश्यकता तो का फर्क। इसके ऊपर तो हर एक का अपना एक एक्सपीरियंस होगा, किसी को क्या इच्छा, किसी को क्या इच्छा, किसी की बॉडी की आवश्यकता क्या, किसी की क्या। तो हाँ, सभी अपने बॉडी को के ऊपर थोड़ा सा चिंतन मंथन कर सकते हैं कि इच्छा क्या है और आवश्यकता क्या है। तो हेल्दी रहेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि सभी हेल्दी रहें। तो मैसेज के साथ ये मेरे दिल की दुआ है सभी तपोवन निवासियों की ओर से कि सभी ज्ञान को समझे और हेल्दी रहे, अपने बॉडी को समझे और हेल्दी रहे, अपने बॉडी की आवाज सुने और हेल्दी रहे। थैंक यू। ग्लोबल कॉपरेशन हाउस के आज के हमारे हिंदी चर्चा में डॉक्टर किंजल, आपका बहुत बहुत आभार है हम सबकी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से। और आपकी दुआ मैं समझता हूँ हर तक पहुँचेगी, हर कोई जो सुन रहा है, और ज़रूर अपने जीवन में धारण करेंगे। इच्छा और आवश्यकता का फ़र्क समझ कर के ही भोजन करना है, इससे ही व्यक्ति निरोगी रह सकते हैं। और भोजन का जो आपने सुंदर संबंध जोड़ा तन और मन के ऊपर उसके प्रभाव का, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर किंजल, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ आज हमारे सभी श्रोता साथियों को, सभी दर्शकों को बहुत सारी, बहुत गहरी-गहरी लेकिन बहुत ही प्यारी-प्यारी बातें सुनने को मिली हैं। भोजन से संबंधित, तन और मन के आपसी संबंध से संबंधित, और कैसे इन दोनों का ख्याल हम केवल भोजन के द्वारा भी कर सकते हैं। ये हमने आज जाना है, सीखा है डॉक्टर किंजल पटेल से। इंतज़ार रहेगा आपका दोबारा जुड़ने के लिए हमारे साथ अगले बुधवार को। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।